नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राय। आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल राय ऑनलाइन अकेडमी पर। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री में मौर्य काल को आप पढ़ रहे थे और मौर्य काल में है ना, आपको अशोक के बारे में जो जितना भी आपका है ना स्टोरी था या फिर कह सकते हैं जितना भी हम लोग को जीएस आ सकता है किसी भी एग्जाम में, वहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका था। तो आज हम लोग देखेंगे जो मौर्य काल के प्रशासन व्यवस्था पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे मौर्य काल का। हम लोग आज को क्लास को हम लोग मौर्य काल को आगे बढ़ाते हैं ना, नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। तो हेडिंग में लिखिए क्या, नगर प्रशासन। पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा जान लीजिए राजस्व का सिद्धांत क्या है मौर्य काल का। तो हेडिंग में पहले लिख लीजिए राजस्व का सिद्धांत। मौर्य काल का राजस्व का सिद्धांत पहले समझ लीजिए ना। नगर प्रशासन तो हम लोग देख चुके थे, फिर भी एक बार हम लोग फिर देख लेंगे है ना। तो पहले हम लोग क्या देखना है, मौर्य काल के मौर्य काल के राजस्व का हम लोग सिद्धांत देखे। देखिए आपको जब हम लोग अशोक का सेक्शन पढ़ रहे थे, यानी अशोक का हम लोग पढ़ रहे थे, तो आपको बताया गया था कि है ना कि अशोक ने अपने अभिलेख में क्या लिखवाया था कि अपने बृहद शिलालेख में क्या लिखवाया था, अशोक ने 14 बात लिखाया था। और 14 बात में से महत्वपूर्ण 4-5 बात ऐसा था जो आपको देखने में लग रहा था कि लोकतंत्र के जैसा बात है ना। इस लोकतंत्र में आज भी जो काम हो रहा है वो किसने करवाया था, अशोक ने अपने शासन में करवाया था। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो कैसा था, तो एक लोकतंत्र का कार्य था। यानी पहली बार राजतंत्र में भी लोकतंत्र जैसा हम लोग व्यवस्था देखने के लिए मिला। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लोकतंत्र, लोक कल्याणकारी कार्य है ना। मौर्य काल में पहली बार, अब तक जो इतना हम लोगों ने पढ़ा इतिहास में, आपका प्राचीन भारत के इतिहास में अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें से कोई भी राजा ऐसा नहीं बना जो लोक को कल्याणकारी यानी लोकतंत्र जैसा व्यवस्था बना सके। लेकिन मौर्य काल में पहली ऐसी राजा है कौन, मौर्य काल में सभी राजाओं को कह सकते हैं, एक अशोक ही नहीं केवल सभी राजा को मान सकते हैं कि सभी राजा ने लोगों को अच्छा कल्याण के लिए कार्य किया। तो मौर्य काल में पहली बार लोक कल्याणकारी कार्य किए गए है ना। जैसा लोकतंत्र के जैसा देखिए अशोक ने अपने का अभिलेख में लिखवाया था कि हमारा जो प्रजा है उनके लिए हमारे दरबार 24 घंटा खुला है। मतलब कि जो भी प्रजा का समस्या है वो तुरंत आकर हमारे पास आकर जो भी समस्या वो हमको बताए और हम उसको तुरंत निदान देंगे। जैसे लोकतंत्र में आज देखिए, लोकतंत्र में अशोक का जो बात लिखा गया उससे तो अशोक आज के लोकतंत्र से कई गुना अशोक ने कहा अच्छा काम किया था है ना। अशोक क्या लिख रहा है, चूंकि अशोक राजा है, मौर्य काल का राजा होते हुए, मौर्य काल का मौर्य सम्राट वंश का राजा है क्या, तो मगध का राजा है। तो मगध का राजा होते राजा भी है और वो कह रहा राजा को अशोक अपने अभिलेख में कि हमारे लिए प्रजा के लिए 24 घंटा दरबार खुला है, भले हम शयन कक्ष में क्यों नहीं, मतलब हम सो भी रहे हैं ना, यानी अशोक सो भी रहा है तो प्रजा जाकर समस्या को निदान दे, समस्या को सुना सकता, कहा राजा को 24 घंटा उसके लिए प्रजा के लिए दरबार खुला था। तो एक इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि लोक के कल्याणकारी कार्य है। उसी प्रकार देखिए अशोक ने अपने एक अधिकारी का चयन किया, अधिकारी का गठन किया था और उस अधिकारी को निर्देश दिया था, आदेश दिया था कि प्रत्येक 5 साल पर प्रजा को है ना, प्रजा के साथ दौरा करो, जिससे जो भी समस्या प्रजा को उत्पन्न हो रहा उस समस्या को हम लोग क्या कर सके, तो निदान कर सके। तो बताइए लोकतंत्र में तो ऐसा देखने के लिए आपको मिलेगा ही नहीं। जब एक बार हम लोग नेता को जिताकर भेज देते हैं लोकतंत्र यानी संसद भवन में या कहीं भी विधानसभा में, तो 5 साल बाद जब चुनाव आने लगता है तो 2-3 महीना पहले हम लोग के यहाँ मिलने आता है। लेकिन अशोक क्या करवा, देखिए राजतंत्र में कितना बड़ा बड़ी बात है कि अशोक ने क्या किया है कि अपने प्रजा के लिए 24 घंटा दरबार खोल दिया है। साथ ही प्रजा के लिए एक अधिकारी का गठन किया गया है और उस अधिकारी को केवल आदेश दिया गया है कि तुम प्रत्येक 5 साल पर गांव में जाकर दौरा करो, देखो कि किसके पास आवास नहीं है, किसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, किसके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, यानी क्या क्या प्रजा का समस्या है वह हमको कॉपी पर नोट करो और वो आके हमको बताओ कि ये प्रजा के बीच समस्या है। कौन कह रहा है, अशोक ने अपने अभिलेख में लिखवाया है ना। तो बहुत सा गर्मी है, एक बार हम पानी
पी लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने अभी क्या समझा, हम लोगों ने अभी सुना कि पहली बार ऐसा मोर्च काल में देखा गया कि लोक कल्याणकारी कार्य किए गए। कौन सा कार्य किया गया? तो लोगों के कल्याण के लिए कार्य किए गए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? लोक कल्याणकारी कार्य। तो राजस्व सिद्धांत में हम लोग सबसे पहले देखेंगे लोक कल्याणकारी कार्य। लोक कल्याणकारी कार्य ये कंप्लीट। देखिए लोकतंत्र में जब मौर्य काल में अशोक ने क्या, मौर्य काल में पहली बार राजा और प्रजा के बीच पुत्र और पिता और पुत्र का संबंध मिलता है। जैसे क्या कहा कि मौर्य काल के राजा था जो अपने यहाँ लिखवाया कि हम राजा हैं तो हम आपके पिता हैं और जितने भी प्रजा है हमारा संतान है। अशोक ने भी लिखवाया था, आपको जब पिछले क्लास में आपको पढ़ाया गया था, हमने पढ़ाया भी था कि अशोक ने अपने प्रजा को क्या कहा? पुत्र का सम्मान दिया, यानी पुत्र कहा, और खुद को क्या कहा? पिता। तो मौर्य काल में क्या कहा गया? तो पिता और पुत्र का रिलेशन दिया गया। क्या? प्रजा और किसके बीच? राजा और प्रजा के बीच पिता और पुत्र का संबंध दिया गया। और एक और आपका समझ लीजिए, मौर्य काल के जो अधिकांश राजा था, है ना, जैसे वो अशोक देख लीजिए, अशोक के बाद कुणाल देख लीजिए, या उसके बाद दशरथ देख लीजिए, तो तीनों राजा यानी अधिकांश राजाओं ने देवा नाम प्रिय का उपाधि धारण किया। मतलब अशोक ने अपने आप को क्या कहा कि हम देवताओं के प्रिय हैं, मतलब हम देवताओं के प्रिय हैं, इसीलिए उसको अशोक ने क्या लिखवाया है कि देवता नाम प्रिय। तो अशोक ने अधिकांश राजा ने क्या लिखवाया है? तो देवा नाम प्रिय, देवा नाम प्रिय। ये प्रिय नहीं लिखना है, देवा नाम प्रिय मतलब समझिए देवताओं के प्रिय हैं। ये आपका यही आपका राजस्व का सिद्धांत है, 3 पॉइंट ये आपका। उसके बाद हम लोग देखेंगे पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन। नगर प्रशासन हम लोग क्या देखेंगे? पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन। तो आपको पता हो कि इंडिका मेगास्थनी किसका राजदूत था बताइए? तो सेल्यूकस निकेटर का, सेल्यूकस निकेटर का राजा था। और किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। पिछले क्लास में आपको बताया तो मेगास्थनीज का एक पुस्तक है, मेगास्थनीज का पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। देखिए मेगास्थनीज का पुस्तक क्या है? इंडिका। और इंडिका में वर्णन है, यानी उल्लेख मिलता है इंडिका के अनुसार जो नगर प्रशासन पाटलिपुत्र नगर कहा ना, पाटलिपुत्र नगर को देखभाल करने के लिए, यानी नगर को देखभाल करने के लिए 6 समिति का गठन किया गया था। कितने समिति का गठन किया गया था? 6 समिति का। और 6 समिति कौन कौन है उसमें से भी हम लोग अभी तुरंत जस्ट देखेंगे 6 समिति कौन कौन है। और प्रत्येक यानी नगर प्रशासन को यानी पाटलिपुत्र को देख रेख करने के लिए कितने समिति का गठन किया गया था? तो 6 समिति का। और 6 समिति में भी एक समिति में 5 सदस्य अलग अलग सदस्य बनाया गया। मतलब देख लीजिए, मान लीजिए कि हम लोग जब पूजा कहीं कहीं पूजा करते हैं या देखते हैं सरस्वती पूजा हम लोग मनाते हैं, तो जैसे डीजे यानी गान के लिए एक अलग समिति बनाते हैं, मूर्ति लाने के लिए एक अलग समिति बनाते हैं, पैसा तिसिलने यानी पैसा को रखने वाला को अलग समिति बनाते हैं। और उस समिति को, जो समिति का हेड होता है, उसमें 4-5 को सदस्य को जोड़ देते हैं ताकि उस अध्यक्ष होता है जो समिति का, उसको कार्य करने में आसानी हो, है ना। यानी एक 4-5 को हम लोग एक समिति मान लीजिए, मूर्ति डीजे का व्यवस्था है तो डीजे की व्यवस्था में एक सदस्य को अध्यक्ष बना देंगे और बाकी 4-5 को जोड़ देंगे, है ना। उस तरह से लगभग 30-40 सदस्य को मिलकर हम लोग क्या करते हैं? पूजा, सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा यानी अलग अलग त्योहार हम लोग मनाते हैं, है ना। हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई अलग अलग धर्मों में अनुसार मनाया जाता है। तो मौर्य काल में भी वैसा ही होता था। नगर को देखभाल करने के लिए, पाटलिपुत्र नगर को देखभाल करने के लिए कुल कितने समिति का गठन किया गया था? तो 6 समिति। और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य को जोड़ा गया। यानी एक समिति में कितने सदस्य? 5 सदस्य। फिर दूसरे में 5 सदस्य, तीसरे में 5 सदस्य, तो उसी प्रकार छठा में 5 सदस्य। तो कुल मिलाकर कितना सदस्य हो गया? तो 6-5 30। तो 30 प्रशासन 30 सदस्य के द्वारा, 30 सदस्य के द्वारा पाटलिपुत्र नगर का देखभाल किया जाता था। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक पाटलिपुत्र नगर को देखभाल करने के लिए कितने समिति का गठन किया? 6 समिति। और 6 समिति में भी 5 सदस्य को जोड़ा गया, यानी 6+30 सदस्य पाटलिपुत्र नगर यानी नगर का प्रशासन देखभाल करेगा। तो कौन कौन सा समिति हम लोग देख लेंगे पुनः एक बार। तो देखिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे शिल्प कला समिति। शिल्प कला समिति। उसके बाद देखेंगे हम लोग वैदेशिक समिति। तीसरा हम लोग देखेंगे जनगणना
जनगणना समिति। चौथा हम लोग देखेंगे व्यापार समिति। पांचवा हम लोग देखेंगे निरीक्षक समिति। और छठा हम लोग देखेंगे कर समिति। देखिए कुल सदस्य यानी कि पहला नगर प्रशासन को देखभाल करने के लिए कौन सा कितने सदस्य समिति का गठन किया तो 6 समिति। पहला शिल्प कला समिति, दूसरा वैदेशिक समिति, तीसरा जनगणना समिति, व्यापार समिति, निरीक्षक समिति और कर समिति। शिल्प कला समिति का क्या कार्य था, है ना? आपको मन में प्रश्न आ रहा होगा कि शिल्प कला समिति का आपका क्या कार्य था। तो जो नगर के अंदर जो भी घर बनाए जाते थे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शिल्प कहते हैं। शिल्प मतलब बनाना। जो भी उनको तो उनका देख रेख कौन करता था, शिल्प कला समिति के, है ना, शिल्प कला समिति द्वारा देखभाल किया जाता था। उसके बाद देखेंगे हम लोग वैदेशिक व्यापार, यानी अलग अलग अगर देश विदेश से लोग आ रहा है तो उसको देखभाल कौन करेगा, उससे तो वैदेशिक समिति। जनगणना समिति, है ना, यानी कि क्षेत्र में जनसंख्या को गिनना है, जनसंख्या की गणना करना है तो उसका कौन देखभाल करेगा, तो जनगणना समिति। उसके बाद अगर व्यापार व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करना है तो उसको देखभाल कौन करेगा, तो व्यापार समिति। उसी प्रकार देखिए निरीक्षक, यानी निरीक्षक मतलब कर सकते, मतलब एक तरह से कहते हैं नियंत्रण कर सकते हैं। नगर का नियंत्रण करने वाला कौन होगा, तो निरीक्षक समिति। मतलब प्रशासन को टाइट देख सकते हैं, सॉलिड व्यवस्था को देख सकते हैं। उसके बाद कर समिति, यानी टैक्स लेने वाला को हम लोग क्या कहेंगे, कर समिति। तो ये पूरा समिति कितने, 6 समिति। और एक समिति में कितने सदस्य बनाए जाते थे, 5 सदस्य। तो यहाँ भी 5 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 5, यहाँ भी 5 सदस्य, इसमें भी 5 सदस्य और इसमें 5 सदस्य, और कुल मिला देंगे तो हम लोग 30 सदस्य के द्वारा नगर का क्या कर देखभाल किया जाता था। तो ये आपका होगा नगर प्रशासन, है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम इस तरह से आपको बता रहे हैं कि एक भी अगर डाउट भी हो रहा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग देखेंगे मौर्य काल के सैन्य व्यवस्था, यानी सैनिक के लिए क्या व्यवस्था किया गया था, सैन्य व्यवस्था। हम लोग क्या देख रहे हैं, मौर्य काल के सैन्य व्यवस्था। देखिए मौर्य काल में भी सैन्य व्यवस्था देख लीजिए। तो देखिए मौर्य काल के सैन्य व्यवस्था भी हम लोग कहां से उल्लेख देखेंगे, तो मेगास्थनीज के इंडिका से हम लोग देखेंगे। इंडिका, है ना, इंडिका के अनुसार देखिए, इंडिका के अनुसार देखिए, इंडिका में अभी हम लोग देखें नगर प्रशासन के बारे में कहां से हम लोग पढ़े, तो इंडिका पुस्तक से पढ़े, है ना। ऐसा नहीं कि कौन लिखा है, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, कौन लिखा था, चाणक्य नहीं लिखा है। ये किसका है, तो इंडिका में, इंडिका का रचना किसने किया, तो मेगास्थनीज। ये किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का, ध्यान रखिएगा। तो इंडिका पुस्तक के अनुसार मौर्य काल के, यानी मौर्य काल के, यानी मौर्य कह सकते हैं, मौर्य काल के जो सैनिक को देखभाल करने के लिए सैन्य व्यवस्था में हम लोग क्या देख रहे हैं, सैन्य व्यवस्था मतलब सैनिक, है ना। तो सैनिक को देखभाल करने के लिए इसमें भी 6 समिति का गठन किया गया था। कितने समिति का गठन किया गया था, 6 समिति का, यानी सैनिक को देखभाल करने के लिए। किसका देखभाल करने के लिए, सैनिक को देखभाल करने के लिए। कौन कौन सा, तो हम लोग देख लेते हैं पैदल सेना समिति। दूसरा हम लोग देखेंगे गज सेना समिति। तीसरा हम लोग देखेंगे अश्व, यहाँ इस तरह से आपको बता, सेना समिति। उसके बाद देखेंगे रथ सेना समिति। उसके बाद देखेंगे क्या, तो जल सेना समिति। और चाहिए आपका यातायात राहत समिति। यानी इंडिका के अनुसार सैनिकों को, यानी मौर्य काल के सैनिकों को देखभाल करने के लिए कुल कितने समिति का गठन किया था, तो 6 समिति का गठन किया गया था। पहला समिति देखेंगे पैदल सेना समिति। तो पैदल सेना समिति एक समझिएगा, अगर पैदल सैनिक चल रहा तो पैदल सैनिक को देखभाल करने के लिए एक अलग समिति का गठन किया गया, और उस समिति में भी 5 सदस्य को जोड़ा गया। यानी कितने सदस्य, 5 सदस्य। ध्यान रखिएगा, कुल कितने सदस्य हैं, तो 5 सदस्य। इसमें भी 5 सदस्य, इसमें भी 5 सदस्य, और इसमें 5, मतलब टोटल में सभी को हम लोग मिला देंगे तो कितने सदस्य हो गया, 30 सदस्य। तो देखिए पैदल समिति का जो पैदल सेना चल रहा तो उसको देखभाल कौन करेगा, तो पैदल सेना समिति के अध्यक्ष, और उसमें जो सदस्य हैं 5 वो भी देखभाल करेगा। गज सेना समिति, गज विकास क्या होता है, गज हाथी को हम लोग कहते हैं। जो हाथी पर सेना चल रहा है, यानी हाथी पर बैठकर जो सेना चल रहा है उसको देखभाल कौन करेगा, तो गज सेना समिति के जो अध्यक्ष है,
गज सेना समिति का जो अन्य सदस्य है वो देखभाल करेगा। उसके बाद देखेंगे अश्व सेना समिति। तो अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा। अश्व संस्कृत भाषा है, ये गज और अश्व क्या है? संस्कृत भाषा है ना। तो अश्व के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो अश्व पर जो घोड़ा यानी घोड़ा पर जो सैनिक बैठा हुआ है तो उसका देखभाल कौन करेगा? तो अश्व सेना समिति। उसके बाद रथ सेना समिति, जो रथ पर यानी रथ भी होगा तो रथ पर जो सेना रहेगा तो उसका कौन देखभाल करेगा? तो रथ सेना समिति। उसके बाद जल सेना समिति, मान लीजिए जल के किनारे नाव पर भी सेना जा रहा है तो उसका देखभाल कौन करेगा? तो जल सेना समिति। और एक हो गया राहत सेना समिति, यातायात राहत, यानी जो सैनिक जा रहा है ना उसको राहत दिलाने के लिए यानी कि भोजन व्यवस्था करना है, तमाम तरह का पानी का व्यवस्था करना है, कौन करेगा? तो यातायात राहत समिति। यानी कुल 6 समिति द्वारा सैनिकों का देखभाल किया जाता था। कौन काल में? मौर्य काल में। और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो जो हम लोग जोड़ेंगे 5 सदस्य, यहाँ भी 5, यहाँ 5, यहाँ, तो कुल मिला देंगे तो 30 सदस्य द्वारा मौर्य काल में सैनिकों को देखभाल करने के लिए 30 सदस्य का गठन किया गया था। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है ना। और देखिए आपको पता होगा एक पुस्तक है एक पुस्तक है कलहन। कलहन का पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। ये राजतरंगिणी पुस्तक का रचना कौन किया है? तो कलहन। देखिए राजतरंगिणी पुस्तक से के अनुसार जो श्रीनगर है उसका स्थापना कौन किया है? तो अशोक ने किया है। ध्यान रखिएगा, यानी हम लोग प्रश्न आएगा कि श्रीनगर का स्थापना अशोक ने किया, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बताइए। तो कलहन के पुस्तक राजतरंगिणी में मिलता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा है, ये आपका यूपीएससी में शायद पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मौर्य काल के प्रशासन के इकाई। तो हम लोग प्रशासन के इकाई यहां देख लेते हैं। मौर्य काल के प्रशासन के इकाई है ना। प्रशासन के हम लोग क्या देख रहे हैं? इकाई मतलब छोटा से लेकर बड़ा स्तर के, जो कैसे जैसे आज हम लोग भारत का प्रशासन की इकाई क्या है? तो ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत है ना। कई ग्राम को मिलाकर पंचायत बना है, कई पंचायत को मिलाकर क्या बना? ब्लॉक बना है, कई ब्लॉक को मिलाकर जिला बना है, अनुमंडल बना है, और कई अनुमंडल को मिलाकर जिला बना है, और कई जिला के मिलाकर प्रमंडल मिला, और कई प्रमंडल मिलाकर क्या बना? राज, और कई राज मिलाकर क्या बना? हमारा एक राष्ट्र भारत बना है ना। ये कहा है तो भारत के प्रशासन की इकाई है। मतलब देश में अगर कोई एक देश का एक हेड होगा उसको हम लोग प्रधानमंत्री कहेंगे, और गांव के जो हेड होगा यानी ग्राम पंचायत का हेड होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुखिया। बिहार में मुखिया कहते हैं, उत्तर प्रदेश में मुखिया को ही प्रधान कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, कहीं जगह आपको प्रधान कहा जाएगा और कहीं जगह मुखिया। तो बिहार में क्या कहा जाता है? मुखिया कहा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार मौर्य काल में प्रशासन का इकाई होगा। ऐसा थोड़ी है कि केवल एक राजा है अशोक और क्या वही देखभाल कर रहा है, नहीं। तो छोटे स्तर पर मतलब क्या राजा अपने पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर सकता है? नहीं। तो भ्रमण नहीं करने के लिए ही प्रशासन का गठन किया गया था। पूरा देखिए अशोक का साम्राज्य यानी मौर्य काल का साम्राज्य कहाँ तक विस्तार था? तो पूरा भारत, पूरा नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान का क्षेत्र था। बताइए इतना क्षेत्र है और कोई एक राजा इसको नियंत्रण कर सकता है, देखभाल कर सकता है? तो जी नहीं। तो इसी के लिए जनता को देखभाल करने के लिए यानी कि छोटे छोटे क्षेत्र का अधिकार दे दिया जाता था। जैसे ग्राम है तो ग्राम के अध्यक्ष बना दिया जाए, उसके बाद कई ग्राम को मिलाकर एक अलग सिस्टम बनाए, फिर कई अलग अलग मतलब उसी को हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखिए मौर्य काल में हम लोग प्रशासन देख रहे हैं। तो सबसे छोटा क्या है? ग्राम। सबसे छोटा क्या है? ग्राम। उसके इससे बड़ा कौन है? तो द्रोणमुख। ये ध्यान रखिए, सभी सभी हम आपको डिटेल रूप से बताएंगे। सबसे छोटा इकाई ग्राम, ग्राम से बड़ा द्रोणमुख से बड़ा आहार। आहार को कहीं कहीं आपको विषय लिखा रहेगा तो ध्यान रखिएगा, विषय। और इससे बड़ा मंडल, और इससे बड़ा प्रांत, और इससे बड़ा राष्ट्र। देखिए यही मौर्य काल के प्रशासन की इकाई है। प्रश्न आएगा कि मौर्य काल के प्रशासन के सबसे छोटी इकाई तो ग्राम, मौर्य काल के प्रशासन के सबसे बड़ी इकाई तो राष्ट्र। अब हम लोग देखेंगे कि ग्राम का मतलब तो समझ रहे हैं कि ग्राम का अर्थ क्या होता है? तो गांव होता है। लेकिन मन में प्रश्न आ रहा हो कि द्रोणमुख का अर्थ क्या होगा, है ना, ये प्रश्न आ रहा होगा। फिर आहार या विषय का मतलब क्या होगा, मंडल का मतलब क्या होगा, राष्ट्र, प्रांत का मतलब और राष्ट्र का मतलब क्या। तो धीरे धीरे आप
केवल पेशेंस रखिए, आपको बता रहे हैं। ग्राम के कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ग्राम मतलब गांव हुआ। और द्रोणमुख समझिएगा, तो द्रोणमुख मतलब कई गांव को मिलाकर एक हेड बना दिया जाता है। उस मतलब मान लेके आपका पंचायत में है ना, कई पंचायत मतलब कई गांव को मिलाकर क्या बनाया, अभी आधुनिक में देखिए तो कई ग्राम को मिलाकर क्या बनाया था, तो पंचायत बनाया जाता है ना, पंचायत बनाया था। तो उसी प्रकार कई गांव को मिलाकर मौर्य काल में उसको क्या कहते थे, आज हम लोग ग्राम पंचायत कहते हैं, उसके बदले मौर्य काल में उसको क्या कहते थे, तो द्रोणमुख। एक कंप्लीट मैटर, समझ गए ना यहाँ तक। उसके बाद देखिए आहार या विषय पति, तो आपको है ना, तो देखिए आहार या विषय जो आज हम लोग देख रहे हैं जिला, यानी आधुनिक जिला है वो किसके समान है, तो आहार या विषय के समान है। यानी मौर्य काल में जिला को क्या कहा जाता था, तो विषय कहा जाता था, या इसी को आहार कहा जाता था। उसके बाद देखेंगे मंडल, तो जैसे आज हम लोग प्रमंडल है, प्रमंडल को कमिश्नर कहते हैं। तो कमिश्नर आज हम लोग जो आधुनिक में चीजें देख रहे हैं, तो आधुनिक में एक मंडल को ही यानी कमिश्नर को ही प्राचीन काल में मौर्य काल में मंडल कहा जाता था। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आज जो हमारा राज्य है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, यानी अलग अलग राज्य है, उसी को मौर्य काल में क्या कहा जाता था, तो प्रांत कहा जाता था, यानी प्रांत। और राष्ट्र का मतलब समझ रहे हैं, देश है ना। तो ये आपका पूरा हो गया। अब हम लोग देखेंगे जो प्रमुख है इनका, सभी को हेड को देखेंगे, सभी को हम लोग क्या देखेंगे, हेड। हम लोग सबसे पहले समझेंगे ग्राम के मालिक। अभी हम लोग जैसे मुखिया, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या हम लोग क्या कहते हैं, मुखिया। जिला के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, जिला के अध्यक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, जिलाधिकारी, डीएम कहते हैं। राज्य के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री। देश के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री। तो ठीक उसी प्रकार ग्राम के अध्यक्ष को ग्रामीण कहा जाता था, मौर्य काल में क्या कहा जाता था, ग्रामीण। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे द्रोणमुख, द्रोणमुख के प्रधान को क्या कहा जाता था, गोप। ध्यान रखिएगा, गोप। द्रोणमुख के प्रधान को यानी द्रोणमुख के जो अध्यक्ष है, यानी कई गांवों को मिलाकर क्या बनाया था, द्रोणमुख। और उसके बाद अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, तो गोप। उसके बाद देखेंगे हम लोग आहार या विषय पति, तो आहार या विषय, तो ये अभी इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग जिला कहते हैं, यानी आधुनिक इसको जिला कहा गया है। तो इसके अध्यक्ष कौन होता था, विषय पति। इसके अध्यक्ष कौन होता था, विषय पति। इसके बाद हम लोग देखेंगे मंडल, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कमिश्नरी, यानी आधुनिक के नाम, इसका नाम क्या है, कमिश्नरी। और इसके अध्यक्ष कौन होता था, तो आपको इसके अध्यक्ष को हम यहां लिख देते हैं प्रदेशता, या कहीं कहीं आपको मिलेगा प्रादेशिक, ये आपका हो गया। उसके बाद बच गया आपका मंडल, प्रांत के अध्यक्ष को क्या कहते थे हम लोग, प्रांतपति। इसको हम लोग देख लीजिए, इसको भी हम लोग क्या कह रहे हैं, तो राज। प्रांतपति। बाकी आपका को बच गया राष्ट्र, तो ये अभी इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, देश यानी भारत। और इसके अध्यक्ष कौन होता था, राजा। ये अगर प्रशासन के सबसे छोटी इकाई कौन है, तो ग्राम है, सबसे बड़ी इकाई कौन है, राष्ट्र। ये आपका देख लीजिए, तो ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग एक छोटा सा और टॉपिक बच गया होगा, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और कौन, तो बिंदुसार, यानी इसका बेटा। बिंदुसार के समय बताइए प्रांतों की संख्या कितनी थी, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी, तो 4 प्रांत था। कौन कौन, पूर्वी प्रांत, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे उत्तरी प्रांत, जिसकी राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला, है ना। उसके बाद दक्षिणी प्रांत, पूर्वी प्रांत, और इसके बाद अवंती प्रांत। किसके समय था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, और कौन, बिंदुसार के समय। आपको एक ट्रिक से भी बताया था कि बेटा 3 तरह का होता है, एक होता अपने बाप दादा की संपत्ति को बढ़ाने वाला, एक होता बाप दादा की संपत्ति को घटाने वाला, और एक होता अपने बाप दादा की संपत्ति को स्थिर रखने वाला। तो बिंदुसार भी वैसा ही है, अपने बाप दादा की संपत्ति को स्थिर रखने वाला। न ही अपने, ये बिंदुसार एक ऐसा राजा है जो न कोई क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला है, और न ही कोई क्षेत्र को हारने दिया है। मतलब ये कसम खा लिया कि मरते दम तक क्या करेंगे, हम न हारेंगे और न जीतेंगे, है ना, इस तरह से था। तो इसके समय कितने प्रांत थे, तो 4 प्रांत था। लेकिन अशोक का फॉरम आ गया, अनुशासन के कितने वर्ष, 8वें वर्ष फॉरम आ गया, कहा कि हम दादा, जैसे हमारा दादा है जो बहुत बड़ा क्षेत्र जीत लिए थे। पहले क्या चंद्रगुप्त मौर्य का 4 प्रांत था, तो जी नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको से जीता था, सेल्यूकस निकेटर से जीता था, है ना। तो अशोक भी फॉरम में आए हैं।
अशोक क्या कर रहा, फॉर्मूला ही कहा कि हम भी जीतेंगे, और आक्रमण कर दिया था कहाँ, कलिंग पर। वर्तमान उसका नाम क्या है, उड़ीसा। और कलिंग पर आक्रमण करके उसका कलिंग क्या कर दिया था, कलिंग पर आक्रमण कर जीत लिया, और इसको पांचवा प्रांत बनाया। यानी अशोक ने पांचवा प्रांत किसको बनाया, तो कलिंग का। और इसकी राजधानी कहाँ बनाया, तो तोसली। तो यही आपका छोटा सा सेक्शन है जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका। तो हेडिंग में लिखिए मौर्य काल के राजस्व का सिद्धांत। मौर्य काल के राजस्व का सिद्धांत। लिखिए लिखिए इसमें पॉइंट करके, मौर्य काल में पहली बार लोक कल्याणकारी कार्य देखने को मिला। अर्थात मौर्य काल में राजा और प्रजा के बीच पिता और पुत्र जैसा संबंध का उल्लेख मिलता है। ये आपका हो गया। उसके बाद लिखिए इसी में पॉइंट करके, मौर्य काल के राजाओं ने अपने आप को देवताओं के प्रिय अर्थात देवानाम पिए कहा। ये आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद हेडिंग में लिखिए नगर प्रशासन, है ना। तो देखिए हेडिंग में लिखिए नगर प्रशासन। बाकी आपको इंडिका का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इंडिका और आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, आपका चाणक्य के बारे में हम लोग विस्तार रूप से अर्थशास्त्र और इंडिका की जो पुस्तक है उसको क्या क्या उसमें लिखा गया है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। ध्यान रखिएगा। तो लिखिए नगर प्रशासन में हेडिंग में लिखकर पॉइंट करके लिखिए मेगा अस्थनीज के इंडिका पुस्तक के अनुसार पाटलिपुत्र नगर को देखभाल करने के लिए 6 समिति का गठन किया गया था। 6 समिति का गठन किया गया था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य बनाए गए हैं और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य बनाए गए हैं। अर्थात 30 सदस्यों द्वारा नगरों का देखभाल किया जाता था। नगर का देखभाल किया जाता था। उसके बाद लिखिए पहला लिखिए शिल्प कला। पहला समिति कौन है, तो शिल्प कला समिति। पहला समिति लिखिए शिल्प कला समिति। दूसरा लिखिए वैदेशिक समिति। तीसरा लिखिए जनगणना समिति। चौथा लिखिए व्यापार समिति। फिर लिखिए निरीक्षक समिति। पांचवा लिखिए निरीक्षक समिति। और लास्ट और अंतिम लिखिए छठा कर समिति। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद हेडिंग में लिखिए मौर्य काल के सैन्य व्यवस्था है। तो लिखिए मेगा अस्थनीज के इंडिका से प्राप्त होता है कि मौर्य काल में सैनिकों को देखभाल करने के लिए 6 समिति का गठन किया गया था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य को बनाया गया। 5 सदस्य को जोड़ा गया अर्थात 30 सदस्यों द्वारा सैनिकों का देखभाल किया जाता था। उसके बाद लिखिए पहला लिखिए पैदल सेना समिति, गज सेना समिति, अश्व सेना समिति, रथ सेना समिति, जल सेना समिति और लिखिए यातायात राहत समिति। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद हेडिंग, इसके बाद लिखिए पॉइंट करके
पॉइंट करके कल्हन के पुस्तक राज तरंगिणी के अनुसार, कल्हन के पुस्तक राज तरंगिणी के अनुसार श्रीनगर की स्थापना अशोक ने करवाया था, अशोक ने किया था। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। उसके बाद लिखिए, हाँ उसके बाद लिखिए मौर्य काल के प्रशासन के इकाई। हेडिंग में लिखिए मौर्य काल के प्रशासन के इकाई, मौर्य काल के प्रशासन के इकाई लिखिए। पहले इस तरह से बना लीजिएगा पहले, और इसको अपने कॉलम में घन लीजिएगा, है ना। इसको एक ही लाइन में लिखिएगा, जगह के न रहने कारण इस तरह से लिखे हैं। इसको पहले एक डायरेक्ट एकदम एक लाइन में लिखिए। ग्राम, उससे बड़ा द्रोणमुख, उससे बड़ा आहार या विषयपति, उससे बड़ा मंडल, उससे बड़ा प्रांत, और प्रांत से बड़ा राष्ट्र। ये लिख लीजिए और पॉइंट करके लिखिए। पहले लिखिए ग्राम, उससे बड़ा द्रोणमुख, ग्राम से बड़ा द्रोणमुख, उसके बाद आहार या विषय, उसके बाद मंडल, उसके बाद प्रांत और राष्ट्र। फिर अगला पॉइंट करके लिखिए मौर्य काल के प्रशासन के सबसे छोटी इकाई, ग्राम था जिसका अध्यक्ष ग्रामिक कहलाता था। उसके बाद इस अगला पॉइंट करके लिखिएगा, लिखिए द्रोणमुख का अध्यक्ष गोप कहलाता था, उसके बाद अगला पॉइंट करके लिखिएगा आहार या विषयपति को आधुनिक जिला कहा गया है। आहार या विषयपति को आधुनिक जिला कहा गया है, जिसका अध्यक्ष विषयपति होता था। उसके बाद लिखिए मंडल को आधुनिक कमिश्नर कहा गया है, और इसके अध्यक्ष को प्रदेशता या प्रदेशी कहा जाता था, उसके बाद लिखिए अगला पॉइंट करके प्रांत को राज का दर्जा दिया गया है, प्रांत को आधुनिक राज का दर्जा दिया गया है, और इसके अध्यक्ष को प्रांतपति कहा जाता था, उसके बाद लिखिए पॉइंट करके राष्ट्र को आधुनिक देश कहा जाता था, राष्ट्र को आधुनिक देश कहा जाता था, जिसके अध्यक्ष राजा होता था। उसके बाद लिखिए आगे पॉइंट करके लिखिएगा अगला में, लिखिए चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय चार प्रांत थी, और अशोक ने कलिंग को जीतकर अपना नया पांचवा प्रांत बनाया, और जिसकी राजधानी टोसली थी। तो ये आपका पूरा सेक्शन कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी को से आगे हम लोग देखेंगे क्या, तो इंडिका पुस्तक के बारे में देखेंगे, फिर अर्थशास्त्र के बारे में देखेंगे। 1 से 2 क्लास और आपका लगेगा तो मौर्य काल का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अगर क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। अगर नया स्टूडेंट तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।